मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे एवं मस्त होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के संस्कृत के 57 ऐसे ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं जो कि आपके 10वीं की परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और ये सभी सवाल आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्त देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और पहला सवाल है कि सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है। तो आप लोग सवाल पढ़ लिए होंगे, इसका आंसर हो जाएगा सत्य का मुंह सोने के पात्र से ढका हुआ है, हिरणमयन पात्रण से ढका हुआ है। अगला सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई पड़ता है। तो संस्कृत के चैप्टर नंबर 2 में पूछा है कि कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य यह कब दिखाई पड़ता है। तो दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर दिखाई पड़ता है। अगला सवाल है पटन देवी किस नगर में स्थित है। तो जो पटन देवी है आपके पटना नगर में स्थित है। अगला सवाल है किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी। क्या हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है अलसताला में कितने लोग सोए हुए थे। तो अलसताला में टोटल 4 लोग सोए हुए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है अलस कथा कैसी कथा है। तो अलस कथा जो कथा है दोस्तों यह एक व्यंग कथा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर से जरूर बताना है, तभी तो मालूम चलेगा कि हाँ आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अगला सवाल है कि अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। देखिए कितने बार आपसे परीक्षा में पूछा है। तो अलस कथा पाठ के जो रचयिता है उनका नाम है विद्यापति जी। विद्यापति जी के द्वारा रचा गया है पाठ का नाम है अलस कथा। अगला सवाल है कि सतत प्रियवादी लोग कैसे होते हैं। आपके मुंह पर बड़ाई करने वाले आपको हर जगह मिल जाएंगे, यानी सुलभ होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। सतत प्रियवादी लोग क्या होते हैं सुलभ होते हैं। अगला सवाल है कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं। तो भारत की शोभा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। अगला सवाल है किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। तो जैसे ही किसी व्यक्ति का विवाह हो जाता है तो वह व्यक्ति वास्तविक गृहस्थ जीवन से विवाह में क्या करता है, वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। कब, जब उसका विवाह हो जाता है तब, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा विवाह संस्कार के साथ ही लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। अगला सवाल है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। तो चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है। अगला सवाल है शैशव संस्कार कितने होते हैं, यानी कि शैशव संस्कार में टोटल कितने संस्कार होते हैं। तो शैशव में 6 संस्कार होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है छोटे से छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है। तो छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा आत्मा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। तो नीति श्लोक का जो पाठ है महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है। अगला सवाल है करमवीर राम प्रवेश राम के परिवारों के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत आसान सवाल है कि करमवीर जो राम प्रवेश राम है उनके परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 परिवार थे, 4 लोग रहते थे। अगला सवाल है कि दयानंद स्वामी दयानंद संस्थापक आसित स्वामी दयानंद ने किसकी संस्थापना किया, किसकी स्थापना किया। तो स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला सवाल है स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई। तो स्वामी दयानंद जी के परिवार जो थे वो संस्कृत भाषा में पढ़ाई कर रहे थे, तो इसीलिए उनके बचपन की जो शुरुआत थी, उनके शिक्षा की जो शुरुआत हुई थी वो संस्कृत भाषा से ही हुई थी। अगला सवाल है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की। तो स्वामी दयानंद ने मुंबई शहर में, मुंबई नगर में आर्य समाज की स्थापना की। अगला सवाल है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। तो स्वामी दयानंद जी का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव में हुआ था। अगला सवाल है कि रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है। तो रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कालिदास जी हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि सीता को विशालाक्षी किसने कहकर संबोधित किया। तो सीता को विशालाक्षी यानी कि बड़ी नेत्रों वाली कहकर राम जी ने संबोधित किया। अगला सवाल है कि व्यार्गपति कथा पाठ में अविश्वासी पात्र किसे कहा गया है। तो व्यार्गपति कथा पाठ में अविश्वासी पात्र बाघ को कहा गया है। अगला सवाल है रोगियों के लिए पथ्य क्या है। रोगियों के लिए पथ्य क्या है। तो रोगियों के लिए पथ्य है दोस्तों दवा।
अगला सवाल है कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो कर्णस्य दानवीरता पाठ कर्णभार रूपक से संकलित है। अगला सवाल है कर्णस्य दानवीरता पाठ कुतः संकलित है? कर्णस्य दानवीरता जो पाठ है वह महाभारत में दिया गया है। महाभारत के कहाँ से लिया गया है? तो महाभारत के कर्णभार से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है बैर से बैर का समन क्या होता है? तो कभी भी बैर से बैर का समन हमेशा असंभव होता है। अगला सवाल है दुख का विषय क्या है? दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय अशांति है, न कि भ्रांति, शांति क्रांति नहीं। दुख का विषय अशांति है। अगला सवाल है परपिंडन किसके लिए होता है? जो भी आप किसी को दुख दीजिएगा तो आपका क्या होगा? जब भी आप किसी भी व्यक्ति को दुख दीजिएगा तो उसका आपका नाश होगा, आपका हानि होगा। इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है वैरेण वैरस्य समनम असंभव, यानी कि बैर से बैर का संबंध असंभव है, यह किसका कहना है? तो वैरेण वैरस्य समनम असंभव यह महात्मा बुद्ध जी का कथन है। अगला सवाल है शास्त्रकारा जो पाठ है यह किस प्रकार की शैली है? तो शास्त्रकारा पाठ में गुरु और एक स्टूडेंट के बीच में, छात्रों के बीच का क्या है? प्रश्नोत्तर शैली है। अगला सवाल है आर्यभट्टियम किनकी रचना है? तो आर्यभट्टियम आर्यभट्ट जी की रचना है। अगला सवाल है बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नामकीम, बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र का नगर का नाम क्या था? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलीग्राम। बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र का नाम पाटलीग्राम था। अगला सवाल है गोल घर कहाँ है? गोल घर कहाँ है? तो सभी लोग को मालूम है, तो गोल घर कहाँ है? तो पटना में है। अगला सवाल है कुटिनिम काव्य के रचनाकार कौन है? कुटिनिम काव्य के रचनाकार कौन है? तो कुटिनिम काव्य के रचनाकार दामोदर गुप्त है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ना कि यहाँ पर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, मेगास्थनीज नहीं होगा। कुटिनिम काव्य के रचनाकार दामोदर गुप्त जी हैं। अगला सवाल है पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु बना है? तो पटना में गंगा नदी पर गांधी सेतु बना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो मैथिली भाषा के कवि जिनका नाम है विद्यापति, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और विद्यापति जी के द्वारा लिखा गया रचना कौन है? तो अलस का था जो पाठ है वह विद्यापति जी के द्वारा लिखा गया है। और यह किस भाषा के कवि है? तो मैथिली भाषा के कवि है। अगला सवाल है वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी है? तो रियल में वास्तविक आलसियों की संख्या कितना है? तो 4 है। अगला सवाल है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो मानव का सबसे बड़ा जो शत्रु है वह है आलस। आलस ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अगला सवाल है वरदाम्बिका परिणय चंपू किनकी रचना है? तो वरदाम्बिका परिणय चंपू यह तिरुमलंबा का रचना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? भारत में, यूनान में, नेपाल में या भूटान में? तो हम हमारे देश भारत में, अपने देश भारत में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। अगला सवाल है सर्वत्र महिमा किसकी गाई जाती है? किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? तो हम लोगों की देश की महिमा सभी जगह गाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है हम सबों में भारत के प्रति क्या होनी चाहिए? तो हम सबों में भारत के प्रति, अपने देश के प्रति देशभक्ति होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके मरने के बाद जो संस्कार होता है, क्रियाकर्म होता है, उसी को अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। अगला सवाल है कि साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? तो साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर गोदान संस्कार कहा जाता है। गोदान संस्कार को ही केशांत संस्कार भी कहा जाता है। अगला सवाल है पाणिग्रहण किस संस्कार में होता है? तो पाणिग्रहण जो होता है वो विवाह संस्कार में होता है। पाणिग्रहण विवाह संस्कार में होता है। अगला सवाल है संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है, जबकि संस्कार रियल में कुल कितने होते हैं? 16 होते हैं। तो कुल संस्कार 16 होते हैं और उनको 5 भागों में बांटा गया है। अगला सवाल है विदुर नीते संकलित पाठस्य नामक इमा अस्ति, विदुर जी के द्वारा लिखा गया पाठ का नाम क्या है? तो विदुर जी के द्वारा लिखा गया पाठ का नाम नीति श्लोका है। अगला सवाल है राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो राम प्रवेश राम ने स्नातक की परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अगला सवाल है कर्मवीर कौन था? तो कर्मवीर किनका नाम था? तो कर्मवीर राम प्रवेश राम का नाम था। अगला सवाल है कि भीखनटोला गांव कहाँ है? तो भीखनटोला जो गांव है बिहार राज्य में है। भीखनटोला गांव बिहार राज्य में है। यहाँ का रहने वाला कौन है? तो यहाँ का रहने वाला राम प्रवेश राम है। अगला सवाल है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद जी के बचपन का नाम मूल शंकर था।
अगला सवाल है, स्वामी दयानंद जी का जन्म किस गांव में हुआ था? तो स्वामी दयानंद जी का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में हुआ था। अगर सही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? टंकारा, टंकारा नामक, यानी कि टंकापुर नहीं मरना है, टंकारा मरना है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, हे कल्याणी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो हे कल्याणी जो संबोधन है यह सीता के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला सवाल है, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो बूढ़े बाघ के हाथ में सोने का कंगन था। और सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला और हम लोग का अंतिम सवाल है कि व्यार्गपति कथा किस ग्रंथ से संकलित है? यह 57 सवाल है ना। हाँ, व्यार्गपति की जो कथा है यह किस ग्रंथ से है? तो यह हितोपदेश ग्रंथ से लिया गया है। अगला सवाल है कि दानवीर कौन था? तो दानवीर कर्ण को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला और ये हम लोग का अंतिम सवाल है कि जो कर्ण है सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा? तो जो कर्ण है सर्वप्रथम शक्र को, शक्र मतलब कि इंद्र को पहली बार क्या देना चाहा? तो इंद्र को पहली बार लास्ट में क्या देना चाहा? पहली बार, यानी कि सवाल लास्ट है, और पहली बार क्या देना चाहा? गाय देना चाहा। 77 गाय मैं आपको दान देता हूँ, लेकिन इंद्र ने कहा कि नहीं नहीं छामी, नहीं छामी, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम लोगों ने टोटल 57 सवालों को देख लिया। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप लोगों ने कितने सवालों का सही जवाब दिया इसका भी आंसर आपको कमेंट में जरूर से जरूर बताना है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।